देखते हैं हमारा अगली अलैंगिक जनन की तकनीक, जिसमें बीजाणु समासंग हमारा आखिरी तकनीक है, छठवीं तकनीक बीजाणु समासंग। अभी तक हमने 5 तकनीकों पे बात कर ली है। पहली है विखंडन, जिसमें एक कोशीय जीव अपना शरीर तोड़ लेते हैं और नए जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरा है खंडन, जिसमें सरल बहुकोशीय जीव का शरीर टूटकर नए जीव को जन्म देता है। स्पायरोगायरा उसका उदाहरण है। तीसरा जो है वो हो जाएगा हमारा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, जिसमें जीव को जो है वो फिर से अगर हम उसके शरीर को विभाजित करें या अपने आप विभाजित हो जाए वो, तो हर एक टुकड़ा नए जीव को जन्म देता है। उसके बाद अगर हम बात करें मुकुलन, तो मुकुलन जो है जीव के शरीर पर कोशिकाएं इकट्ठे हो जाती हैं और एक नया उभार बनता है। ये उभार धीरे धीरे विकसित होकर नया छोटा सा मुकुल बन जाता है और ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर पौधे से अलग होकर नया पौधा बना लेता है ना। उदाहरण के लिए हाइड्रा, ये मुकुलन हो गया। पांचवा जो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन ऐसे पौधों में होता है जो बीज देने की क्षमता खो चुके हों। केला, संतरा उसके उदाहरण हैं। गुलाब, है ना। तो इनके किसी भाग से जो है वो जनन करवाया जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब की कलम लगाकर, है ना। और एक और उदाहरण है, बायोफिल्म की पत्ती पर कुछ नवोद्भिद उगते हैं। वो नवोद्भिद नीचे गिरकर मिट्टी में दब जाते हैं और नया पौधा बनाते हैं। तो वहाँ पत्ती से जो है कायिक प्रवर्धन हो रहा होता है ब्रायोफिल्म में, है ना। और हमारा छठवां जो अलैंगिक प्रजनन की तकनीक है वो है कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग। तो बीजाणु समासंग क्या होता है, ज़रा वो देखें। बीजाणु समासंग में सबसे अच्छा उदाहरण है फफूंद जो लगती है ना, वो बहुत अच्छा उदाहरण है बीजाणु समासंग का। फफूंद को साइंस की भाषा में राइजोपस बोलते हैं। इस राइजोपस में धीरे धीरे क्या होता है, अगर ज़्यादा फफूंद लग जाए ना तो इस प्रकार के बीज लग जाते हैं, फल जैसे दिखते हैं, उसमें अंदर बीज भरे हुए रहते हैं। और जब ये बीज फटता है तो इसके अंदर जो बीजाणु होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं और नई फफूंद बना लेते हैं। इस प्रकार से लगातार फफूंद बढ़ती जाती है। अगर आपने ब्रेड पर कभी फफूंद लगते हुए देखा होगा। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो। अभी के ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में, ब्रेड को 2 से 3 दिन रखो, उसमें फफूंद लग जाती थी। नॉर्मली ऐसा होता था। हालांकि टेम्परेचर का भी इस पर मायने रखता है बहुत हद तक, किस टेम्परेचर में रख रहे हो आप। गर्म टेम्परेचर में जल्दी फफूंद लगती थी उसमें। लेकिन अभी जो है ना, आप देखोगे ब्रेड में बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। केमिकल्स के नाम कुछ अगर आप पढ़ना जानते हो, 10वीं क्लास पढ़ रहे हो, तो आप कभी ब्रेड खाओ ना तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ना। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि वो की चीज़ किससे बनी हुई है। तो आप देखोगे उसमें मैदा तो लिखा ही होगा, ऑयल लिखा होगा, शुगर लिखी हुई होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ लिखी होंगी। कुछ ऊटपटांग नाम दिखेंगे आपको, INS, इमल्सीफायर, कुछ नंबर दिखेंगे, 32, 64, 63, 32, ऐसे कुछ नंबर दिखेंगे आपको। वो नंबर वैसा के वैसा गूगल सर्च करके देखोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा वो कुछ ना कुछ केमिकल है जो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस किया जा रहा है और ब्रेड में मिलाया जा रहा है। तो जो ब्रेड पहले ख़राब हो जाती थी, 2 दिन में 3 दिन में फफूंद लग जाती थी जिस पे, आज वो 4-4, 5-5, 1-1 हफ्ते तक रखी रहती है, उसमें कुछ नहीं होता। क्योंकि उसमें बहुत सारे इमल्सीफायर और बहुत सारे कुछ रेगुलेटर्स आते हैं जो कि उसमें मिलाए जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो, क्योंकि आप देखोगे तो है नहीं, मैं जो बोलता हूँ सुनोगे तो है नहीं, अगर यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ब्रेड में फफूंद लगना एक कॉमन सी बात है। हमारे यहाँ जो भोपाल में सबसे ज़्यादा फेमस है वो टॉप एंड टाउन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगी वो ब्रेड, क्योंकि अब इंग्रेडिएंट्स कोई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा पता नहीं। मेरे ख्याल से हमको अमेज़ॉन पे देखना चाहिए। कोई भी पास से तस्वीर उसकी शेयर नहीं करता है, और करते भी हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स ऑनलाइन नहीं दिखाते हैं।
तो जब भी आपके यहाँ घर में ब्रेड आए तो उस पर ज़रूर देखिएगा और उसका ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा कि आपको जो है वो ब्रेड में क्या मिला हुआ है। ब्राउन ब्रेड नॉर्मल ब्रेड नहीं है, हालांकि केवल ब्रेड में नहीं है, आजकल ये अशुद्धियाँ सब में ही हैं, लेकिन हमको फिर भी पढ़े लिखे हैं हम तो फिर देखना चाहिए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली एक ही फ़ोटो डाली हुई है इन्होंने, हमको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। टॉप एंड टाउन ब्रेड, शायद इंग्रेडिएंट सर्च करने पे बता दे ये कौन कौन से। हाँ, यहाँ देखो इस वाली इमेज में दिख जाएंगे आपको ये इंग्रेडिएंट्स हैं ना, काय के देखो आप ध्यान से। रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा, मैदे से बनी है ब्रेड। आरओ वाटर, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ठीक है अच्छा है, पाम ऑयल से तो बहुत अच्छा है। पाम ऑयल अगर आप जो भी ये 5-5 रुपये के कुरकुरे वगैरह लाते हो ना, उसमें बहुत हद तक बहुत जो कंपनियां, जैसे आप वो काजू पफ लाते हो या टमाटो पफ लाते हो, उसमें आप देखोगे ना ऑयल के रूप में पाम ऑयल यूज़ किया जाता है, और पाम ऑयल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है फैट बढ़ाने के लिए, हार्ट अटैक के लिए शॉर्ट में बोला जाए तो, है ना। सोयाबीन ऑयल फिर भी अच्छा है। उसके बाद शुगर मिलाई हुई है, सॉल्ट, ईस्ट, यहाँ तक सब सही था। ग्लूटिन ब्रेड इम्प्रूवर, ये क्या नाटक है, अब देखो ग्लूटिन ब्रेड इम्प्रूवर, एक बच्ची को ऐड कर ले। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, नहीं तो मैं अपने आप में ही बातें कर रहा हूँ। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। उसके बाद देखो आप, एक तो ये दिखा हुआ है INS 300, INS 304, 306, 471, 1100। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, परमिटेड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स, INS 282 और 260। इनमें से कोई सा भी नंबर अपन सर्च करके देखते हैं। जैसे प्रिजर्वेटिव में INS 282, INS 282, ये अपन को पता चल जाएगा कि कहाँ से निकला है ये। इसके बारे में अगर सर्च करेंगे अपन, अ फूड एडिटिव प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड इन बेक, कहाँ से आता है? कैल्शियम प्रोपियोनेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड इज यूज फॉर कॉमनली फाउंड इन कमर्शियल ब्रेड एंड बेक्ड फूड, हाउएवर इट कैन आल्सो बी फाउंड इन प्रेजेंट मीट वे। यहाँ देखो आता कहाँ से है, ब्रेड में यूज़ तो किया जाता है इसको, लेकिन ये आता कहाँ से है? जाहिर सी बात है केमिकल है तो लैब में प्रोड्यूस किया जाता होगा, लैब में बनाया जाता होगा। मेरे को लिखना चाहिए था हाउ टू प्रोड्यूस INS 282, वेयर इट कम फ्रॉम, INS कितना 282, केमिकल प्रोसेस से, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, चलो ये तो सेफ़ है। कैल्शियम प्रोपियोनिक एसिड है तो केमिकल प्रोड्यूस से बनाया जाता है, मतलब लैब में तैयार किया जाता है, इसमें कोई है नहीं ऐसी चीज़ जो हार्मफुल हो। INS 260 भी है, एक बार इसको भी सर्च करके देख लें। जो हम खा रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, हमें वो पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, हमने कभी गूगल पे उसको यूज़ ही नहीं करके देखा। फर्मेंटेशन से आती है, ये भी अच्छा है। रॉ मटेरियल सच एज सीरियल फ्रूट्स मेनली एप्पल्स एंड ग्रेप बाय सिंथेटिक प्रोसेस, फूड फाइबर एंड मेथनॉल, तो फूड फाइबर और मेथनॉल, तो ये भी एसिडिटी रेगुलेटर है, और ये नॉर्मली अच्छा है। मुख्य रूप से अनाज और फलों से आ रहे हैं, मुख्य रूप से सेब और अंगूर जैसे कच्चे माल के किण्वन से आ रहे हैं। लकड़ी के फाइबर है, मेथनॉल के सिंथेटिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलो ये भी सेफ़ है ना। आप बोलोगे सब कुछ तो सेफ़ आ रहा है। इम्प्रूवर 306, INS 306, INS 306, विटामिन E का सप्लीमेंट्री, एंटीऑक्सीडेंट, यूप्रोबिक फूड,
चलो बढ़िया है। ये ऑयल से निकाला जा रहा है, राइस जर्म से निकाला जा रहा है। मैं सारे नहीं सर्च करके देख सकता अभी आपके सामने, क्योंकि कोई ना कोई एक ना एक जो है हार्मफुल आएगा। अच्छी बात ये है कि अभी तक कोई भी नहीं आया, नहीं तो अगर ज़्यादा चीज़ें हार्मफुल मिलाते ना ये, तो अभी तक कोई ना कोई अपन ने 3 चीज़ें सर्च करके देखी, 3 में एक ना एक निकल कर आ जाता। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो ये इम्प्रूवर और प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं ये कहाँ से निकाले गए हैं। कुछ चीज़ों में मैंने जब देखा था सर्च करके, हालांकि मैंने ब्रेड का नहीं सर्च किया, लेकिन वो जो चीज़ें निकाली जा रही थी, जो INS करके जो केमिकल के नाम थे, ये सारे जो निकाले जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जानवरों की फैट से निकाले जा रहे थे। तो वो बहुत हद तक जो है हमारे लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ख़ास तौर पे वो परेशान करने वाली बात थी, है ना। तो आप कोई भी चीज़, खाने की चीज़ खाओगे ना, तो उसमें देखिएगा ये INS करके नंबर लिखे हुए हैं, तो आप उसको सर्च करके देख सकते हो कि ये INS ये वाला जो केमिकल है वो कहाँ से निकाला जा रहा है। कहीं वो जानवरों की चमड़ी से, जानवरों की हड्डी से या जानवरों के फैट से तो नहीं निकाला जा रहा है ना। कई सारे प्रिजर्वेटिव ऐसे हैं जो जानवरों से निकाले जाते हैं। खैर, हम वापस आ जाते हैं ब्रेड पर। ब्रेड पर जो फफूंद लगती है वो कुछ हद तक राइजोपस रहता है। राइजोपस जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके बीज होते हैं, उसके यहाँ पर गुच्छे के रूप में रहते हैं, जिसके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं, है ना। तो अनेक सरल बहुकोशीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप में ब्रेड पर धागे के समान, तो आप ब्रेड पर फफूंद लगती हुई देखी होगी आपने मेरे ख्याल से। यह राइजोपस नाम का कवक है। तो राइजोपस क्या होता है? एक प्रकार का कवक है ना। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतु पर सूक्ष्म गुच्छ गोल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये बीजाणुधानी है, इसको बीजाणुधानी बोलते हैं। और बीजाणुधानी के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। नम सतह से संपर्क आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। तो ये बीजाणु जैसे नीचे गिरते हैं और इनको नमी मिलती है, तो ये वापस कवक जो कि राइजोपस है उसको, नए पौधे को, नया राइजोपस को का निर्माण करते हैं। हमको राइजोपस की भी वीडियो देखने को मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो बहुत सारी हैं। अरे यार, वो वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने, अपलोड फेल्ड। राइजोपस की स्पेलिंग गलत हो सकती है। राइजोपस, राइजोपस, ये है राइजोपस। फंगल जैसे होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये गोल गोल जैसी संरचना दिख रही है ना, ये इसके बीजाणुधानी है। इसके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। फफूंद को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। रियल में कैसे दिखाई देती है? रियल में तो फफूंद देखी हुई है आपने वैसे, लेकिन यहाँ मैम ने भी दिखाया हुआ है, देखो प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं। रियल लाइफ में सब माइक्रोस्कोप से दिखाए हुए हैं इन्होंने। रियल में फफूंद नहीं देखी होगी आपने, देखी होगी यार, कैसे नहीं देखी होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ देखी होगी आपने। और ऐसी दिखाई देती है। फफूंद में जो है बीजाणु समासंध होता है, तो बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणुधानी होती है, बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु होते हैं, और ये बीजाणु जब नीचे नमी में गिरते हैं तो नए प्रकार के राइजोपस का निर्माण करते हैं। और यही प्रजनन की तकनीक क्या कहलाती है? बीजाणु समासंघ कहलाती है ना। तो ये हमारा था पूरा के पूरा अलैंगिक जन्म की तकनीकें। 6 तकनीकें हैं, 6 में से कुछ भी पूछी जा सकती है। डायग्राम सभी में है लगभग, है ना। जैसे बीजाणु समासंघ में आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कायिक प्रवर्धन में बायोफिल्म की पत्ती का डायग्राम बनाना पड़ेगा। मुकुलन हाइड्रा में है, पुनर्भवन प्लेनेरिया में है, बिल्कुल है, इसमें नहीं है, बस खंडन में नहीं है। और विखंडन में अमीबा, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया, तीनों में ही दिखाई दे रहा है हमको डायग्राम। तो 2 नंबर में आ सकता है। आपको अनफॉर्चुनेटली डायग्राम बनाना पड़ेगा, भले 2 नंबर में डायग्राम ना पूछा हो, लेकिन आपको वो बनाकर देखना चाहिए और बनाना पड़ेगा। तो ये 6 तकनीकें हैं अलैंगिक जनन की, और हमारा एक पोर्शन अब ख़त्म हो गया है। हम दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हम आज पुष्प में जनन देखेंगे कि पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है, कौन कौन से भाग होते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, 8th क्लास में पढ़ते हैं हम पुष्प के
कुछ प्रमुख अंगों के नाम। तो यहाँ पर पुंकेसर और स्त्रीकेसर बहुत फेमस टर्म है या शब्द हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो वो दिखाते हैं यहाँ पर आपके सामने जो पौधे का डायग्राम है ना, यही डायग्राम पूछा जाता है। पिछली बार पहले 2000 जब नई बुक आई थी तो 2017 का जो पेपर था उसमें आपको ये 4 नंबर में देखने को मिलेगा, केवल डायग्राम पूछ लिया गया था। 2017 में नहीं आया था, 17 में नहीं, 2017 में तो बुक चेंज हुई थी 18 में। 2018 या 19 का पेपर देखोगे तो 4 नंबर में यही डायग्राम आया हुआ है सेम टू सेम इस तरीके से पुंकेसर का। मतलब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन आता है कि पुष्प में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, नामांकित चित्र बनाइए। तो ये सामने आपको जो है वो पुष्प के कुछ प्रमुख अंग दिख रहे हैं, जिसमें से स्त्रीकेसर के ये वाले अंग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं परागकोश, तंतु, दल, बाह्यदल, ये सारे परागकोश और तंतु मेनली पुंकेसर है, बाकी तो फालतू के अंग हैं इसके। पुंकेसर के अंतर्गत परागकोश और तंतु आते हैं और स्त्रीकेसर के अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय आता है ना। तो ये इसमें हम लैंगिक जनन पढ़ें उससे पहले लैंगिक जनन की प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है कि डीएनए की कैसे कॉपी की जाती है, प्रतिकृति कैसे की जाती है। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। लैंगिक जनन में नर का नर मतलब पुरुष, नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे, है ना। छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी जो हम केवल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में कोशिकाएं मिलती हैं और नई कोशिका बनाती हैं। और जब ये मिलती हैं ना तो इसको हम निषेचन बोलते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, देखो नर युग्मक से मतलब है बेटा कोशिका, पुरुषों की कोशिका। मादा युग्मक से मतलब है महिलाओं की कोशिका। जब ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है निषेचन। निषेचन, है ना। नर युग्मक मादा युग्मक कोशिका आपस में मिली, निषेचन हुआ और यहाँ पर नया जीव बनता है जिसको हम युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज। और ये नया जीव की कोशिका होती है। फिर धीरे धीरे कोशिका बढ़ती जाती है। पूरा के पूरा मामला कोशिका के लेवल का है ना। तो जो नर जनन कोशिका होती है उसको नर युग्मक बोलते हैं, जो मादा जनन कोशिका होती है उसको मादा युग्मक बोलते हैं। ये नर जनन कोशिका नर के अंग में पाई जाएगी, मादा जनन कोशिका मादा के अंग में पाई जाएगी। तो यहाँ पर फूल में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अंडाशय है ना, यहाँ पर स्त्री जनन कोशिका रहती है, मतलब मादा युग्मक रहता है। और ये परागकोश के अंदर, ये जो तंतु के अंदर परागकोश होते हैं ना, परागकोश के अंदर दाने दाने दिखते हैं, इसको हम पराग कण बोलते हैं। पराग कण, परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण। तो ये इसमें पुरुष युग्मक होता है, यानी कि नर युग्मक होता है। अब ये नर युग्मक धीरे धीरे कहाँ गिरता है, वर्तिकाग्र पर। यहाँ से एक नली होती है, यहाँ से धड़कता धड़कता कहाँ पहुँच जाता है, मादा युग्मक के पास। सोच रहे हो, एक जरा सा कण है, बिल्कुल जरा सा कण होता है, किसके अंदर, परागकोश के अंदर पराग कण होता है। वो पराग कण कहाँ गिरता है, वर्तिकाग्र पर। और फिर इससे धुड़कता धुड़कता, एक नली जैसी स्ट्रक्चर होता है, नली से धुड़कता 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 कहाँ पहुँच जाता है, अंडाशय में। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, अंडे। किसके, स्त्रीकेसर के। वो अंडे से ये कण जो है वो मिलता है। और वहाँ पर क्या प्रोसेस, नर युग्मक काय से मिल गया, मादा युग्मक से। निषेचन की क्रिया होगी और युग्मनज बनेगा, नया फल बनेगा, मतलब नया बीज वो बनेगा, कोशिका। और वो नई कोशिका धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। और यहाँ पर जब ये कोशिका बड़ी होती जाएगी तो जो इस पुष्प का बच्चा है ना, वो यहाँ डेवलप होना शुरू करेगा, बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ये फूल वाला हिस्सा जो है वो छोटा होता जाएगा और ये जो है वो फल का निर्माण करेगा। मतलब फल क्या है, फल फूल का बच्चा है, फूल से ही फल बना है, फूल के अंदर निषेचन हुआ है जिससे फल बना है। अब जब आप जामफल देखोगे, अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो ये आपको देखने का एक नज़रिया देगा, ये वाला चैप्टर। कभी आपने अमरूद देखा है, अमरूद को क्या बोलते हैं, गुआवा। गुआवा को ध्यान से देखोगे अब अगर आप, तो वो एक पहले फूल ही था। देखो किनारे पे देखो जरा, इसके ये वाला हिस्सा देखा है कभी,
देखो ध्यान से, गुआवा जो है वो एक फूल था बेटा पहले, और उसके अंडाशय वाला हिस्सा जो है वो बड़ा होकर जो है क्या बना लिया, फल बना लिया है। तो वो फूल छोटा होते जाता है, जैसे जैसे फल बड़ा होते जाता है फूल छोटा होते जाता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया ही हुई है, और फूल जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, फूल छोटा होते जाता है, और फल जो है उसका बीज जो है निषेचन हुआ, जो युग्मनज बना हुआ है वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण होता है। अब इस फल में है बीज, जो कि नए जीव का निर्माण करेंगे, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन आइकॉनिक है। अगर हम उसको आम जिंदगी में देख पा रहे हैं तो बेहतरीन है ना। तो ये है हमारा पुष्पमय लैंगिक जनन, इस प्रकार से होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो भेज रहा हूँ एनिमेशन की, जिसमें पुष्पमय लैंगिक जनन समझाया हुआ है। उस वीडियो को देख लीजिए अभी 10 मिनट में, और उसके बाद जो है हम कल उस पर फिर से एक बार बात करेंगे कि कैसे अलग अलग पौधों में एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी क्या पौधे होते हैं, और उनके उदाहरण भी देखेंगे और कैसे उनमें जनन हो रहा होता है, और डीप में देखेंगे। वीडियो से बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।